हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर में है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। एज पर डिमांड ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आज बताने वाली हूँ कि मेडिसिनल केमिस्ट्री एग्जाम में आपको लिखना कैसे है। कुछ बच्चों को डाउट है कि एग्जाम में लिखेंगे कैसे, तो आज वो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखिए और समझिए कि हमें एग्जाम में कैसे लिखने से ज्यादा नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है, जैसे कि जब आप एग्जाम में लिखते हो तो आप हेडिंग डालो, क्लियर हेडिंग मेंशन करो। आप जब आंसर लिखते हो तो उस आंसर में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कीवर्ड्स होते हैं, है ना, जिसको हाईलाइट करने से एग्जामिनर को वो दिख जाएगा, तो ज्यादा नंबर आपको मिलेगा। तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अलग से पेन यूज करने की जरूरत नहीं है या फिर कोई हाइलाइटर यूज करने की जरूरत नहीं है। ब्लू पेन से लिखते हो, ब्लू पेन से ही सिंपल एक लाइन अंडरलाइन कर दो। ठीक है। नेक्स्ट, जो केमिकल स्ट्रक्चर आप बनाओगे वो आपको पेंसिल से बनाना है, पेन इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। इससे क्या होगा, अगर कोई गड़बड़ होगा तो आप रफ करके उसको सही कर सकते हो। तो आपको स्ट्रक्चर जो आप बनाओगे वो पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं। ऐसे आर पॉइंट्स जो आप लिखते हो, ठीक है, वो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। लॉन्ग पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ने जाता है और उससे नंबर भी आपके माइनस में जाता है। तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ को नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। नेक्स्ट, जब आप आंसर लिखते हो तो आपके वर्ड्स के बीच प्रॉपर स्पेस हो। एक आंसर और दूसरे आंसर के बीच भी प्रॉपर स्पेस हो, 2 से 3 लाइन आप छोड़ दो, फिर नया आंसर स्टार्ट करो। उससे कॉपी आपका साफ सुथरा दिखेगा और नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। एक पैटर्न फॉलो करना है आपको, इस पैटर्न को याद कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आए, पहले आपको डेफिनेशन लिखना है उसका, 3-4 लाइन का डेफिनेशन लिखो। फिर क्लासिफिकेशन, अगर ड्रग्स है तो उसके अंदर कितने तरह के एग्जाम्पल्स है, वो ड्रग्स के क्लासिफिकेशंस लिखिए। फिर स्ट्रक्चर लिखिए, स्ट्रक्चर आपको पेंसिल से बनाना है। उसके बाद SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये आपको पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरीके से, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। सिंथेसिस अगर एग्जाम में पूछता है तो लिखना है, अदरवाइज नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। फिर आते हैं यूज में, अगर कोई ड्रग है तो उसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है वो आप लिखोगे। उस ड्रग से रिलेटेड कोई अगर साइड इफेक्ट है या एडवर्स इफेक्ट है तो 3-4 याद कर लीजिए, वो लिख कर आइए। और लास्ट में कंक्लूजन लिखकर आपको खत्म करना है। कंक्लूजन में कुछ नहीं करना, आपको जो डेफिनेशन में लिखोगे वही सेम कंक्लूजन में भी लिख देना। ठीक है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखिए। ब्लू पेन इस्तेमाल करते हैं, ये तो सबको पता है। आंसर जब लिखो तो वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर दो, ब्लू पेन से ही एक अंडरलाइन कर दीजिए। स्ट्रक्चर को पेंसिल से बनाइए, प्रॉपर स्पेस रखिए, हेडिंग और सब हेडिंग का इस्तेमाल करिए और आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखिए, पैराग्राफ में नहीं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन, इसके बारे में आपको बताना है विथ सुटेबल एग्जांपल। बेंजोडाइजेपिन क्लास ऑफ ड्रग है, इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल, कौन कौन से ड्रग्स आते हैं वो भी आपको बताना है। तो आपको पहले क्या करना है, पैटर्न फॉलो करना है जो मैं बताई हूँ। पहला डेफिनेशन, डेफिनेशन 2 से 3 लाइन का लिखिए। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है, बेंजोडाइजेपिन अ क्लास ऑफ साइकोएक्टिव ड्रग्स दैट एक्ट ऑन गाबा ए रिसेप्टर। ये गाबा ए रिसेप्टर पर एक्ट करता है। ये क्या एक्शन प्रोड्यूस करता है, सिडेटिव एक्शन, हिप्नोटिक एक्शन, ठीक है, एंजियोलाइटिक एक्शन और मसल्स रिलैक्सेंट एक्शन और एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट। ये एक्शन बेंजोडाइजेपिन शो करता है। अब बेंजोडाइजेपिन के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, तो 2-4 नाम याद कर लो, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है मैंने, तो आप 2-3 याद कर लीजिए। डाइजापाम, लोराजेपाम, इस तरीके से 2-3 याद कर लीजिए। बेंजोडाइजेपिन का जनरल स्ट्रक्चर ये है, ये आप स्ट्रक्चर आप कॉपी में पेंसिल से बनाना। ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसमें आपको स्ट्रक्चर
एक्टिविटी रिलेशनशिप बताना है, जो कि आप पॉइंट वाइज लिखोगे। तो पहला पॉइंट क्या है, 1,4 बेंजोडाइजेपिन न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। ये जो ड्रग है इसकी एक्टिविटी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 1,4 बेंजोडाइजेपिन। तो 1 2 3 4, एक नंबर पे नाइट्रोजन लगा हुआ है और 4 नंबर पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो 1,4 बेंजोडाइजेपिन जो न्यूक्लियस है ये इस ड्रग की एक्टिविटी के लिए जरूरी है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट द 7th पोजीशन। 7th पोजीशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7th नंबर पोजीशन। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए लगा हुआ हो क्लोरीन, ठीक है, या फिर इसकी जगह पे लगा हो NO2, तो ये क्या करेगा, इस बेंजोडाइजेपिन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पे 7th नंबर पे क्या लगा होना चाहिए, क्लोरीन या फिर NO2, ठीक है। नेक्स्ट, फिनाइल रिंग एट 5th पोजीशन इज नेसेसरी फॉर रिसेप्टर बाइंडिंग। ये ड्रग अपने रिसेप्टर से जाके कब बाइंड करेगा, अगर 5th पोजीशन पे क्या हो, फिनाइल रिंग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 5, ये है 5th पोजीशन। 5th पोजीशन पे एक रिंग लगा हुआ है, फिनाइल रिंग। तो ये जरूरी है, इसके वजह से ही बेंजोडाइजेपिन अपने रिसेप्टर से जाके अच्छे से बाइंड कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट्स एग्जांपल फ्लोरीन या फिर फ्लोरीन ऑन द फिनाइल रिंग जनरली इनहेंस पोटेंसी। अगर फिनाइल रिंग में क्या लगा हो, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन, कोई भी हेलोजन लगा हो, ठीक है, यहाँ इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे, तो ये इस ड्रग की एक्टिविटी को बढ़ाता है। फिर आइए नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोनिल ग्रुप एट पोजीशन 2। पोजीशन 2 में देखो, 1 पोजीशन 2 पोजीशन, ये 2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, R2 के जगह पे क्या लगा है, मान के चलो एग्जाम्पल O लगा है, ऑक्सीजन। तो ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O। तो कार्बोनिल ग्रुप अगर पोजीशन 2 पे है तो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूएंट एट पोजीशन 1 कैन मॉडिफाई द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। पोजीशन 1, यहाँ पे ये पोजीशन 1 है, अगर यहाँ पे आप कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हो तो उससे ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ सकता है या घट सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि अगर पोजीशन 1 में आप कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हो तो उससे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेसिव सब्स्टिट्यूशंस एट पोजीशन 6 8 और 9 यूजुअली डिक्रीज एक्टिविटी। अब 6 8 और 9 कौन सा पोजीशन है, तो ये 6 पोजीशन है, ये 8 पोजीशन है और ये 9 पोजीशन है। तो 6 पे 8 पे और 9 पे, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर रहेगा तो उससे जो इस ड्रग की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो 6 पे 8 पे और 9 पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से SR लिखा जाता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, और ये आपको पॉइंट वाइज दिखना है, पैराग्राफ में बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये ड्रग बॉडी में किस तरीके से काम करता है। तो जो बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स होते हैं ये गाबा ए रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है। बेंजोडाइजेपिन जो ड्रग्स होते हैं ये गाबा ए रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है। मान के चलो ये रिसेप्टर है और यहाँ पे है गाबा ए रिसेप्टर, ठीक है, और यहाँ पे एक होता है चैनल, इस चैनल का नाम है क्लोरीन ओपनिंग चैनल, ठीक है। तो जब भी गाबा आके इससे बाइंड होता है ये क्लोरीन चैनल ओपन हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन एंटर्ड होने लगता है सेल के अंदर, ठीक है। तो जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं ये भी जाके रिसेप्टर से बाइंड होता है, गाबा ए रिसेप्टर से, और गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाता है, मतलब कि चैनल को ओपन कर देता है, ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन अंदर जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, गाबा ए रिसेप्टर बाइंड करता है, इनहेंस द इफेक्ट ऑफ गाबा बाय इंक्रीजिंग
द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। और जब क्लोरीन सेल के अंदर जाता है ज्यादा से ज्यादा तो क्या होता है, न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन, मतलब कि यहाँ पे रिलैक्स होते हैं, न्यूरॉन्स रिलैक्स होते हैं, सीएनएस डिप्रेशन कॉज होता है, मसल्स रिलैक्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो ड्रग है ये कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से डिजीज में आप यूज करते हो, तो एंजाइटी में यूज किया जाता है। किसी को अगर नींद ना आए तो उसको दिया जाता है ताकि उसका ब्रेन रिलैक्स हो और उसको नींद आए। ठीक है, तो ये ड्रग सिडेटिव हिप्नोटिक एक्शन शो करता है। एपिलेप्सी, मिर्गी के बीमारी वाले पेशेंट को दिया जाता है। मसल्स स्पाज्म, अगर पेन है बहुत मसल्स में तो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए बेंजोडाइजेपिन दिया जाता है। ठीक है। इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, जैसे कि ये बहुत ज्यादा नींद आना, पेशेंट जो है जो मेडिसिन लेते हैं उसको बहुत ज्यादा हमेशा थकान फील होना और टायर्ड फील होना और बार बार सोने का मन करना, तो उसको कहा जाता है ड्रॉजीनेस। डिजीनेस मतलब कि इम्बैलेंस, कंट्रोल जो होता है बॉडी का वो इम्बैलेंस हो जाता है, सर हल्का हल्का फील होता है और चक्कर सा फील होना, तो उसको कहते हैं डिजीनेस। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन होता है थोड़ा, अगर ज्यादा लंबे समय तक बेंजोडाइजेपिन दे किसी पेशेंट को तो हो सकता है उसको क्या हो जाए, उसकी आदत लग जाए। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट है। अब कंक्लूजन में मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आप डेफिनेशन में लिखोगे वही सेम लिख देना कंक्लूजन में, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेराप्यूटिक यूज, एडवर्स इफेक्ट एंड एसएआर ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है। तो पहले आपको पैटर्न फॉलो करना है जो मैं आप लोगों को बताई हूँ, जैसे कि डेफिनेशन। तो पहले आप बताइए कि बीटा ब्लॉकर है क्या। तो आपको लिखना है कि बीटा ब्लॉकर है एक बीटा एडर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है। ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ठीक है। ड्रग्स दैट कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक बीटा एडर्जिक रिसेप्टर्स, और रिड्यूस करता है इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन ऑन द हार्ट एंड अदर टिश्यू। बीटा जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कुछ टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इस रिसेप्टर से जाके कुछ हार्मोन्स बाइंड करते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। ये रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। जैसे कि अगर हार्ट में प्रेजेंट है बीटा रिसेप्टर, तो इससे अगर एड्रेनलिन आके बाइंड करेगा हार्ट के बीटा रिसेप्टर से, तो ये क्या करेगा, हार्ट में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। ठीक है। कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा। ठीक है। हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता है। बट ये जो ड्रग है बीटा ब्लॉकर, नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा, इस बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा तो जो ब्लड प्रेशर बढ़े हुए थे वो अपने आप कम होंगे, कार्डियक आउटपुट कम होंगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट में यूज करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो वो आप 2 से 3 लाइन लिखेंगे क्या होता है बीटा ब्लॉकर। उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशंस में। तो इसके अलग अलग क्लास है। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जिसमें कुछ ड्रग्स है जैसे कि प्रोपेनोलॉल, टिमोलॉल। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स है। फिर आते हैं सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर, ये सिर्फ बीटा वन पे काम करता है। नॉन सिलेक्टिव बीटा वन पे भी काम करेगा, बीटा टू पे भी काम करेगा। सिलेक्टिव सिर्फ बीटा वन पे काम करते हैं, जैसे कि एटनॉल है, मेटोप्रोलॉल है, बिसोप्रोलॉल है। ठीक। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये सिलेक्टिवली बीटा वन को ब्लॉक करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्लास में बीटा ब्लॉकर विथ अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी, बीटा के साथ साथ अल्फा को भी ब्लॉक करेगा। तो उसमें कुछ ड्रग्स है जैसे कि लेबेटोलॉल है, कार्बिडोल है। ये कुछ ड्रग्स है जो बीटा पे भी काम करता है और अल्फा पे भी काम करता है। तो ये हो गया इसका बीटा ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन। अब आते हैं स्ट्रक्चर में। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद कर लीजिए, ये आपको कॉपी में बनाना है पेंसिल से, पेन से नहीं। इसके ऐसा ऐसे आर को याद कर लीजिए, जैसे कि एरोमेटिक रिंग जो है, जो एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, ये बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी के लिए जरूरी है, होना जरूरी है। इथर ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ ये जो है, ये भी इस ड्रग की एक्टिविटी को बढ़ाता है। BOH ग्रुप जो है, ठीक है, यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है ये क्या करता है,
एसेंशियल फॉर रिसेप्टर बाइंडिंग, रिसेप्टर से बाइंडिंग का जो एबिलिटी है उसको इनहेंस करता है। सेकेंडरी अमीन्स यहाँ पे लगे हुए हैं NH, ठीक है, ये रिक्वायर्ड फॉर गुड एक्टिविटी। प्राइमरी या फिर टर्शियरी अमीन लगा दोगे तो एक्टिविटी स्लो हो जाएगा, बट अगर यहाँ पे लगा हुआ है सेकेंडरी अमीन तो उससे एक्टिविटी क्या होते हैं, बढ़ते हैं, एक्टिविटी गुड एक्टिविटी शो होता है। बल्कि एल्काइल ग्रुप्स ऑन एन एन पोजीशन पे इंक्रीज बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। तो इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है ऐसे यार, और पॉइंट वाइज लिखना है। फिर आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बीटा ब्लॉकर जो होते हैं ये बीटा एडर्जिक रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, जिससे क्या होता है हमारे हार्ट रेट डिक्रीज हो जाते हैं, बढ़े हुए हार्ट रेट कम हो जाते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा हुआ है तो वो डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा है तो वो कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन डिमांड ऑफ हार्ट ऑल्सो डिक्रीज। तो इस तरीके से ये एक्शन शो करता है बॉडी में। इसके कुछ यूजेस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं बीटा ब्लॉकर को, तो अगर कोई पेशेंट है हाई ब्लड प्रेशर वाले तो उसको बीटा ब्लॉकर दिया जाता है। एंजाइना वाले पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स दिया जाता है। मायोकार्डियल इंफेक्शन वाले पेशेंट को दिया जाता है, अगर किसी को ग्लूकोमा है तो उसको भी दिया जाता है। माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में बीटा ब्लॉकर दिया जाता है। अब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट है, बीटा ब्लॉकर ब्लड प्रेशर को कम करता है ना। इसका साइड इफेक्ट क्या है कि कुछ ज्यादा ही अगर कम कर दे ब्लड प्रेशर को, ये कुछ ज्यादा ही कम कर दे, ठीक है, तो उससे क्या कॉज होगा, ब्रेडिकार्डिया। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मतलब वेरी लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो हाइपोटेंशन कॉज होगा। ब्रेडिकार्डिया मतलब कि जो आपका हार्ट रेट है वो कम हो जाना, जरूरत से ज्यादा कम हो जाना, तो ये एक प्रॉब्लम है, ब्रेडिकार्डिया। फैटिक, थकान फील होना, ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है। तो ये कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट है बीटा ब्लॉकर्स के। तो इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में लिखना है, और जो पैटर्न मैं आपको बताई हूँ वो पैटर्न फॉलो करिए। पहले डेफिनेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर आपको स्ट्रक्चर बनाना है पेंसिल से, फिर एफएआर, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर यूजेस, देन फिर साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट। उसके बाद फिर लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन में से जो डेफिनेशन में लिखोगे वही लिख देना, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर पाओगे। आई होप आप समझ गए होंगे। सो ऑल द बेस्ट, बाय।